हेलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले 2 लेक्चर इस टॉपिक के हो चुके हैं और आज मैं इसका 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले के जो 2nd लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा की डिपेंडेंसी देखी थी और उसमें हमने प्रकाश की तीव्रता के साथ, प्रकाश की आवृत्ति के साथ, मतलब विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बिहेव देखा था। ग्राफ भी बनाए थे हमने। उसके साथ ही हमने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी बात की थी। आपको बताया था मैंने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है विद रेस्पेक्ट टू P1 गिवन टू P2। P1 के रेस्पेक्ट में P2 को दिया गया वह नेगेटिव पोटेंशियल, वह ऋणात्मक विभव जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या यूँ कह दीजिए कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और इस कंडीशन के बेस पर या इस आधार पर हमने जिस पोटेंशियल पर ये होता है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया था। ये मैं आपको इससे पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल के साथ, ये पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ प्लॉट करें तो हम क्या देखते हैं कि एक डेफिनिट इंटेंसिटी और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट, यहाँ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी है या देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। इसलिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, यानी कि हम जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति लेकर चल रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर लेने पर और डेफिनिट इंटेंसिटी लेने पर हम क्या देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और फ्लो होती हुई ये जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ये इंक्रीज होती हुई सैचुरेट हो जाती है। ये बात मैंने इससे पहले के टॉपिक में समझाई थी कि ये सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होने का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एमिट हुए थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंच चुके हैं। एट दिस टाइम P1 नेगेटिव पर और P2 पॉजिटिव पर थी। अब अगर हम P2 को नेगेटिव कर दें कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर का यूज मैंने आपको बताया था, और P1 को पॉजिटिव कर दें कम्यूटेटर का यूज करके, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर जब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की बजाय रिपेल होने लगेंगे, प्रतिकर्षित होने लगेंगे। ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते एक नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर, ये एक नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर ये करंट 0 हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पर ये करंट 0 होती है उसी को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया था। ये पहले मैं बता चुका हूँ। ये हमने लो इंटेंसिटी की लाइट ली थी। लो इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाकर और फिर यही प्रैक्टिकल रिपीट करें तो हम क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर सैचुरेट करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सैचुरेट करंट की वैल्यू ये बढ़ जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पर, आपको इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने वाले जो है उनकी नंबर इंक्रीज होगी। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी।
तो इस बेस पर ये हाई इंटेंसिटी पर सेचुरेट करंट इंक्रीज हो जाती है, और जब अपन वही P2 को नेगेटिव और P1 को पॉजिटिव करके पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो वापस एक डेफिनिट पोटेंशियल पर ये जीरो हो जाती है करंट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से एक डिसीजन हमने ये भी निकाला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव कभी भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात यहाँ पर आपके पास आ गई। फिर इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि जो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यानी निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल एट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर बिल्कुल रेडी था, कहाँ पहुंचने के लिए, P2 तक पहुंचने के लिए, P1 से कहाँ P2 तक पहुंचने के लिए। बट आपने P2 को क्या दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल इतना वर्क कर रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, यानी वो वहाँ आने नहीं दे रहा है। तो वो जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में आपके है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, चैप्टर नंबर 3 में, कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये इसके इक्वल, ये इक्वेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं लेक्चर 2 में। अब लेक्चर 3 जो आज स्टार्ट हो रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की आवृत्ति पर निरोधी विभव की निर्भरता। डिपेंडेंसी, ये थर्ड यहां पर लिया जा रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल on the frequency of light। प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव की निर्भरता, ये एक टॉपिक हमारे पास है। तो आप देखिए कि अगर आप P1 को पॉजिटिव पर और P2 को नेगेटिव पर रखकर और पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ से करंट स्टार्ट होती है, ध्यान देना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कर्व लें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर यानी दहली आवृत्ति पर निरोधी विभव 0 होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, एंड आफ्टर इट अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है तो यह स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सिंस फॉर डिफरेंट मेटल, अलग अलग धातुओं के लिए फॉर डिफरेंट मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। ये जो दहली आवृत्ति होती है ये भिन्न भिन्न होती है। तो अगर हम दो मेटल यहाँ पर लें तो जैसे मेटल ए के लिए ये ग्राफ आ गया और मेटल बी के लिए यही ग्राफ इस तरीके से आएगा, यानी कि वही आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सपोज करो उसके लिए ज़्यादा है तो फिर पोटेंशियल के साथ जो भी है होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। यहाँ पर अगर हम इसे नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, ये यहाँ, तो ये हमें
ये जो इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्शन यानी ये जो एक तरीके से कटान बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन जो ये काट रही है, अंतखंड काट रही है, इंटरसेक्शन जो काट रही है, ये वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन, ये वर्क फंक्शन को डिफाइन करता है, यानी जिसके लिए ये इंटरसेक्शन छोटा होगा उसका वर्क फंक्शन भी छोटा होगा, और जिसके लिए ये इंटरसेक्शन बड़ा होगा उसका वर्क फंक्शन भी बड़ा होगा। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा है, ये ग्राफ दिए हैं दोनों। क्वेश्चन क्या था आप देखिएगा, या तो 2017 या 18 में पूछा था, 18 या 17 या शायद 18 में ही पूछा था कि ये ग्राफ दिया था और ये पूछा था फॉर विच मेटल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मोर। वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, किस मेटल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, और एंड फॉर विच मेटल वर्क फंक्शन इज मोर, तथा किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन मोर होगा। तो यहाँ से आप ये सारा डिसीजन निकाल सकते हो इस ग्राफ के बेस पर। न्यू नोट ए इज लेस देन न्यू नोट बी, पहली बात आपके सामने है। सिंस न्यू नोट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट, सो लैम्डा नोट ए इज ग्रेटर देन लैम्डा नोट बी। देहली तरंग दैर्ध्य ए मेटल के लिए ज़्यादा होगी और बी मेटल के लिए कम होगी। ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। और W नोट ऑफ ए इज लेस देन W नोट ऑफ बी। ये आपके पास वर्क फंक्शन किसके लिए ज़्यादा होगा, बी के लिए ज़्यादा होगा, ए के लिए कम होगा। तो ये आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। क्लियर। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर 0 होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, इंक्रीज होती जाती है। ये आपके पास यहाँ पर है, ये थीटा एंगल भी दिखा सकते हो बोले आप। और इसके बारे में जब मैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सोल्व करूँगा तो आपको ये ग्राफ की डिस्क्रिप्शन वापस डिस्कस करूँगा उस समय। अभी थ्योरेटिकल है, वो फिर मैथमेटिकल आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये ग्राफ आना चाहिए मैथमेटिकल। वो आएगा किससे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, जो इसके बाद के लेक्चर में होगा। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर ये समझ लें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर यानी देहली आवृत्ति पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, और आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाएं, फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाएं, तो आप देखिए यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, प्रकाश विद्युत धारा, यहाँ हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लेकर चल रहे हैं बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये V नोट हमारे पास यहाँ पर है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, प्रकाश विद्युत धारा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे वही बात आ गई, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और डेफिनिट इंटेंसिटी की लाइट जब हम प्लेट P1 पर इंसिडेंट करते हैं, प्लेट P1 पर आपतित करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती हुई सैचुरेट हो जाती है। ये हमने यहाँ पर वापस वही P1 को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पर किया, और P2 को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव किया। तो जब P2 को नेगेटिव करके और पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, तो
करंट डिक्रीज होती हुई एक डेफिनिट पोटेंशियल पर जीरो हो जाती है, जिसको आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा। ये बात आपके पास वैसी की वैसी आ गई। अब हम पहले तो इंटेंसिटी के साथ बना रहे थे कर्व, अलग अलग इंटेंसिटी, अब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बना रहे हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी, ये सपोज करो ये ν1 फ्रीक्वेंसी है, ये जो ये लाइट की हमने ली, ये ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट ली। अब हम ν2 फ्रीक्वेंसी यानी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर लाइट लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये सेचुरेट होती है, इंक्रीज होती हुई, और जब हम इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर चेंज हो जाता है ν2 फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सेचुरेट करंट जो है, जो संतृप्त धारा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेचुरेट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बट जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जो ग्राफ में अभी हमने इससे पहले वहाँ पर देखा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। मतलब कहने का यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, न कि इंटेंसिटी पर। और ये सेचुरेट करंट कांस्टेंट क्यों हुई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी केवल और केवल आपके पास इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल, ये यूँ दे दीजिए, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बट नए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगी। जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन या जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले एमिट हो रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाद में एमिट होंगे। तो ये यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। और अगर हम और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके बात करें तो भी हमें यही देखने को मिलता है कि सेचुरेट करंट सेम रहती है, लेकिन इंटेंसिटी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है V03। तो ये एक तरह से ν1 लेस देन ν2 लेस देन ν3, यानी फ्रीक्वेंसी ν1 बहुत छोटी है, ν3 ग्रेटर है, तो यहाँ पर V01 इज लेस देन V02 इज लेस देन V03। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो। क्लियर? यानी यहाँ से एक ये बात और क्लियर होगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, जो लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में, इसमें दोनों में ये बात क्लियर हो चुकी है। कंपटीशन में एक बार एक क्वेश्चन इस तरह से आया है, वो आप देखिए। ये ग्राफ दिया था, ये, और यहाँ पर ये A, B और C। तो अब इसने ये पूछा था, ऑप्शन दिए थे कि A और B डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है, A और B डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए है, B और C सेम फ्रीक्वेंसी के लिए है, या A और C सेम फ्रीक्वेंसी के लिए है, या ये B और C डिफरेंट और सेम इंटेंसिटी के लिए है। तो बेटा जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ये B और ये C, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। तो B और C जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है, B और C डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है, और C के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, B के लिए कम है। और यहाँ A और B की यदि मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम किसके लिए होता है? जब इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो A और B आपके पास डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए है, यानी A और B भिन्न भिन्न तीव्रता वाले
प्रकाश के लिए है, और बी और सी आपके पास भिन्न भिन्न आवृत्ति वाले प्रकाश के लिए है। भिन्न भिन्न आवृत्ति के लिए बी और सी, और भिन्न भिन्न तीव्रता के लिए ए और बी। ये आपको यहाँ पर बताना है। ये ग्राफ आपको यही बता रहा है। यहाँ उसने फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ दिया था आपके पास पोटेंशियल। तो क्लियर, ऑप्शन उसमें जो इस तरीके का होगा कि क्या बताया, बी और सी फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ए और बी फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। ये आपके पास टोटल बात हो गई। अब तक जो हमने टोटल ये प्रैक्टिकली स्टडी जो की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इससे हमारे पास 3-4 पॉइंट बाहर निकल कर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि प्रकाश विद्युत धारा जो है ये प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टार्ट फ्रॉम ए डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, और उस आवृत्ति को हम, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये बात हमने सेकंड इसमें निकाली। थर्ड हमने ये बताई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। द पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड हमने ये भी आपको क्लियर किया इस पूरी स्टडी में अब तक कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब आप जानते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये निकला, इससे पूरा डिसीजन ये निकला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निर्भर नहीं करता है। देहली आवृत्ति पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर टोटल निकाली। और एक बात यह है कि मेटल की सरफेस पर फोटोन इंसिडेंट होने में और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में कोई टाइम लैग नहीं होता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि समय पश्चता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना पड़ेगा कि पहले तो हमने फोटोन डाल दिए और फोटोन डालने के बाद थोड़ी देर वेट करो कि अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ऐसे नहीं है। जैसे ही डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और डेफिनिट इंटेंसिटी की लाइट आपने डाली मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी स्टडी 3 लेक्चर्स में टोटल हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की प्रैक्टिकल स्टडी हुई थी। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स।